नमस्कार विद्यार्थियों। आज की इस कक्षा में हमारा विषय है उपन्यास के तत्व। इससे पूर्व की कक्षा में हमने उपन्यास के स्वरूप को समझने का प्रयास किया था और उपन्यास की कुछ परिभाषाओं के आधार पर हमने उपन्यास विधा को जानने का प्रयास किया था। आज की इस कक्षा में हम उसी कक्षा की निरंतरता में आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि जो परिभाषाएं हमने उपन्यास के संबंध में अपनी पूर्व कक्षा में पढ़ी थी, उनके आधार पर यदि निष्कर्ष निकाला जाए तो निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि उपन्यास का स्वरूप क्या है। तो ये तो निश्चित है कि उपन्यास गद्य साहित्य का एक अन्यतम रूप है। गद्य की जो अनेक विधाएं हैं, जैसे कि कहानी, नाटक, संस्मरण, रेखाचित्र, उसी तरीके से उपन्यास भी गद्य साहित्य का एक रूप है, एक प्रकार है। उपन्यास की विशिष्टता क्या है? इसे अन्य विधाओं से कैसे अलग किया जाए? गद्य की विधाओं से, जैसे निबंध इत्यादि से, कि कैसे अलग है? तो इसके लिए कोई ना कोई कथा का आधार अवश्य होता है और वह कथा हो सकता है कि मनुष्य जीवन से संबंधित हो, हमारे आसपास जो मनुष्य रहते हैं या हमारे जीवन से संबंधित हो, और इसके अतिरिक्त मनुष्य से इतर जो प्राणी हैं उनके संबंध में भी ये कथा हो सकती है। वास्तविक जीवन से संबंधित हो सकती है, कल्पित हो सकती है, और हो सकता है ये आज की कहानी हो, जिसमें जो कथा वर्णित की गई हो वह आज की हो, या ऐसा भी संभव है कि उसमें कही गई कथा किसी प्राचीन काल से संबंधित हो, भूतकाल से संबंधित हो। उपन्यास के संबंध में जो तीसरा तत्व या स्वरूप परिभाषाओं के आधार पर उभर कर जो आया है, उसके आधार पर हमारे पास जो आता है वह यह है कि यथार्थ और कल्पना के योग से रंजित होता है। अब उपन्यास का जो कलेवर है वह न केवल कल्पना पर आधारित होता है और न केवल यथार्थ पर, कहीं न कहीं यथार्थ के साथ कल्पना और कल्पना के साथ यथार्थ का संयोजन उपन्यास विधा में होगा। इसके अतिरिक्त कथा प्रवाह में कौतूहल तथा पाठक के मनोरंजन अथवा मन के उद्वेलन के तत्व विद्यमान रहेंगे। जैसा कि हमें विदित है कि उपन्यास कलेवर में बड़ा होता है, तो उस बड़े आकार के कथा को पढ़ने के लिए पाठकों का उसमें मन रमे, इसके लिए उसमें कौतूहल, मनोरंजन जैसे तत्व भी अवश्य ही विद्यमान रहते हैं। मनुष्य के जीवन की गंभीर समस्याओं का चित्रण भी उपन्यास में किया जाता है, यह भी आवश्यक है। एक स्वरूप के एक तत्व के रूप में हम इसे भी देख सकते हैं कि इसमें कहीं न कहीं जीवन से संबंधित कुछ जटिल या गंभीर समस्याओं का चित्रण इसमें किया जा सकता है। उपन्यास के संबंध में उसकी परिभाषाओं से ये भी एक बात उभर कर आती है कि परोक्ष रूप से मानव मूल्यों की स्थापना करती है या उनकी रक्षा करती है। मानव मूल्य जो मनुष्य होने के नाते उसकी कुछ वैल्यूज हैं, कुछ उसका आधार है, उपन्यास में उन मूल्यों की या तो स्थापना करने की बात होती है या फिर उनका समर्थन होता है, उनकी रक्षा की बात उसमें रहती है। और ये जो तत्व है, ये जो कार्य है, ये उपन्यास परोक्ष रूप से करता है, अपनी कथा के माध्यम से, अपने संवादों के माध्यम से, पात्रों के माध्यम से करता है। वह प्रत्यक्ष रूप से ये कार्य नहीं करता। जीवन का बृहत्तर रूप उपन्यास में हमें दिखाई देता है। बृहत्तर यानी बड़े आयाम में हमें उपन्यास में उसका रूप दिखाई देता है। किसी भी घटना या चरित्र के माध्यम से जीवन का बृहत्तर रूप उपन्यास में दृष्टिगत होता है। इसके अतिरिक्त हम देखेंगे कि उपन्यास के जो प्रकार हैं, कौन कौन से प्रकार हम देख सकते हैं। तो विद्वानों ने या इसके आलोचकों ने उपन्यास की विधा को कथा काल के आधार पर, यानी किस समय की कथा है उसके आधार पर, और मानवीय भावों के आधार पर, उपन्यास के तत्वों के आधार पर और शैली के आधार पर कुछ विभाजन किए हैं। ये अलग अलग आलोचकों के द्वारा, अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग हो सकते हैं, फिर भी एक आउटलाइन के रूप में आप इसे देख सकते हैं। कथा काल के आधार पर हम देखेंगे कि उपन्यास पौराणिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक या समसामयिक, ये इन विषयों से या इस कालों से संबंधित हो सकता है। मानवीय जो भाव हैं, जैसे साहस का भाव है तो साहसिक उपन्यास, रहस्य प्रदान, जैसे प्रारंभिक जो उपन्यास विधा बनी उसमें जासूसी से संबंधित तो कुछ उपन्यास लिखे गए। तिलस्मी और अय्यारी जैसे उपन्यास, जैसे देवकी नंदन खत्री वाले उपन्यास हैं, जो चंद्रकांता, संतति इत्यादि उपन्यास।
भूत प्रेतों की कथाओं वाले, काल्पनिक कथा वाले जो उपन्यास हैं वह मानवीय भावों के आधार पर उपन्यास के विभाजन के अंतर्गत आ सकते हैं। उपन्यास के तत्वों के आधार पर उपन्यास के जो 6 तत्व बताए गए हैं, उसके जो तत्व हैं उसके आधार पर, उसकी प्रमुखता के आधार पर भी उपन्यास को घटना प्रधान या चरित्र प्रधान कहा जा सकता है। उपन्यास लेखन की जो स्टाइल है, जो शैली है, उसके आधार पर भी हम उपन्यास के कई रूप देख सकते हैं। जैसे किसी उपन्यास में वर्णनात्मकता प्रधान होगी, कुछ उपन्यास विवरण देने वाले होंगे, किसी में पत्र के रूप में उपन्यास लिखा हुआ हो सकता है, कोई डायरी शैली में, कोई मुक्त प्रवाह शैली में, या चित्रात्मक या आत्मकथात्मक शैली में उपन्यास लिखा जा सकता है। तो जैसे लेखक की स्टाइल होगी, जैसे लेखक का शैली होगी, वो उस रूप से उपन्यास वर्णित कर सकता है, उपन्यास का लेखन कर सकता है। संक्षेप में हमने उपन्यास के प्रकार देखे। अब हम उपन्यास के तत्वों के बारे में, जो हमारा मुख्य विषय है, उस पर हम आते हैं। तो ये कुछ 6 तत्व हैं जिसके आधार पर उपन्यास का स्वरूप बनता है। उसमें हम सबसे पहले लेते हैं कथा वस्तु, जिसे अंग्रेजी में प्लॉट भी कहा जाता है। उसके आधार पर हम इसे कह सकते हैं कि ये उपन्यास की रीढ़ की हड्डी है, ये उपन्यास का आधार है। इस पर ही उपन्यास के जो अन्य तत्व हैं वह आधारित हैं, या उनका स्वरूप, अन्य तत्वों का स्वरूप इसी पर, कथा वस्तु के पर ही टिका हुआ रहता है। कथा वस्तु को हम कई बार, कथा और कथानक को, इन दोनों से मिलकर जो कथा वस्तु बनती है, उन्हें हम कई बार एक ही समझ लेते हैं। इसमें थोड़ा सा एक डिफरेंस है, एक अंतर है जो हमें स्पष्ट होना चाहिए। जो उपन्यास के तत्वों का के बारे में वर्णित करने वाले विद्वान हैं, उन्होंने इस के कथा और कथानक में अंतर करने के लिए एक छोटा सा उदाहरण दिया है कि जैसे यदि ये कहा जाए कि राजा मरा, उसके बाद रानी मर गई, तो ये होगा कथा का स्वरूप। और यदि कहा जाए कि राजा मरा और शोक से रानी मर गई, तो इसमें केवल घटना न बता करके उसका कारण भी दिया गया। तो जहाँ कार्य कारण का संबंध होगा वहाँ कथानक है, और जहाँ क्रमता है, क्रमबद्धता है, वह केवल कथा है। तो कथा उपन्यास का वह तत्व है जो उत्सुकता बनाता है, और कथानक जिज्ञासा का समन करता है, जिज्ञासा जगाता है कि ये क्यों हुआ, रानी क्यों मरी, क्योंकि शोक से मर गई। और राजा मरा, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद रानी मर गई। तो क्या का समन कौन करता है, कथा, और कथानक करता है जिज्ञासा का समन, वह क्यों का जवाब देता है। तो प्रत्येक उपन्यास में यह तत्व होना आवश्यक है। इसके बिना, या इसकी रीढ़ की, ये उपन्यास का रीढ़ की हड्डी है, इसके बिना उसका स्वरूप है वह उपन्यास का नहीं बनता। कथा वस्तु के संबंध में हिंदी साहित्य कोश में कहा गया है कि साहित्य के कथात्मक रूपों, कौन कौन से हैं साहित्य के कथात्मक रूप, जैसे लोक कथा, महाकाव्य, खंड काव्य, नाटक, उपन्यास, कहानी, इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई कथा का अंश रहता है। इस आदि का वह तत्व जो उसमें वर्णित कालक्रम से श्रृंखलित घटनाओं को रीढ़ की हड्डी की तरह दृढ़ता देकर गति देता है, और जिसके चारों ओर घटनाएं बैल की तरह भांति उगती, बढ़ती और फैलती हैं, उसे कथा वस्तु या कथानक कहा गया है। इसके आधार पर हम समझ सकते हैं कि कथा वस्तु ही या कथानक ही वह तत्व है जिस पर उपन्यास आधारित है, जिस पर उपन्यास का पूरा ढांचा खड़ा हुआ है। अब किसी भी उपन्यास में जब हम उसके आलोचनात्मक विश्लेषण करते हैं, तो कुछ गुण हैं जो उसकी कथा वस्तु में या कथानक में होना चाहिए। इसके लिए कहा गया है कि वह संबद्धता होनी चाहिए। संबद्धता का मतलब है, अभिप्राय है कि उसमें जो घटनाएं वर्णित की गई है वह अन्य तत्वों से संबद्ध हो। जैसे जो गाथा कही गई है उसके समय का ही, जिस वातावरण की कही गई है उसके अनुसार हो। मौलिक होनी चाहिए कथा वस्तु। मौलिकता का अभिप्राय यह है कि एक ही विषय वस्तु को लेकर, एक ही कहानी को लेकर अलग अलग लेखक अलग अलग प्रकार से उसका वर्णन करते हैं, लेकिन प्रत्येक लेखक के द्वारा ली गई उस घटना को अलग अलग प्रकार से वर्णित किया जाता है। इस प्रकार से वह घटनाओं का संयोजन करता है, कल्पनाओं का मिश्रण करता है।
कथा वस्तु में जो आवश्यक तत्व है वह है कि उसमें सत्यता भी होनी चाहिए। पढ़ते समय ऐसा लगे कि यह सत्य है, संभव है। सत्य का अभिप्राय कथा वस्तु के संबंध में वह सत्य नहीं है जिसे हम सामान्य बोलचाल की भाषा में सत्य कहते हैं। सत्य का अभिप्राय कथानक के संदर्भ में यह है कि वह स्वीकार्य हो, संभव लिखने वाली घटना हो। ऐसी सत्यता उपन्यास में वर्णित हो। ऐसा कहा जाता है कि उपन्यास का सत्य व्यक्ति का सत्य न होकर के समाज का सत्य हो, जिसे समाज स्वीकार करे ऐसा सत्य उसमें वर्णित होता है। कथा वस्तु में रोचकता का गुण होना भी आवश्यक है। कथा वस्तु रोचक होगी तभी वह पाठक के द्वारा पढ़ी जाएगी। तो इसलिए कथा वस्तु में ये गुण होना भी आवश्यक है कि वह रोचक हो। कहानी का उपन्यास का अगला जो तत्व है वह है पात्र एवं चरित्र चित्रण। तो ये विदित है कि पात्रों के क्रियाकलापों से ही कथानक का निर्माण होता है। हिंदी साहित्य कोश में कहा गया है कि कथा की कल्पना में ही पात्रों की विद्यमानता निहित होती है। जब कथा वस्तु का आइडिया, कथा वस्तु की सोच, कथा वस्तु की कल्पना जब लेखक करता है, उसी समय उसके कल्पना में पात्रों का भी आगमन उसी समय हो जाता है। तो पात्रों की विद्यमानता कथा के निर्माण से ही प्रारंभ हो जाती है। अब उपन्यास में चरित्र चित्रण के लिए जो प्रकार है, किस प्रकार से चरित्र चित्रण किया जाता है, वह हम देखते हैं कि या तो बाह्य चरित्र चित्रण किया जाता है या आंतरिक चरित्र चित्रण। आंतरिक का अभिप्राय है कि उस पात्र की क्या सोच है, वह आंतरिक रूप से क्या महसूस करता है, उसके अंदर क्या क्या विचार भाव उमड़ रहे हैं, वह उसका आंतरिक चरित्र चित्रण है। और बाह्य चरित्र चित्रण में उसके बाहरी लोगों से संपर्क करते समय वह कैसा व्यवहार करता है, कैसी वेशभूषा पहनता है, कैसा उसका चरित्र है, रहन सहन है, यह उसके बाहरी चरित्र चित्रण में आता है। जो लेखक है, उपन्यासकार है, वह पात्रों का चरित्र चित्रण करते समय प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दो विधियों का चयन करता है। प्रत्यक्ष जो विधि है वह विश्लेषणात्मक विधि है, जिसे हम कह सकते हैं कि जिसमें या तो लेखक या कोई और पात्र उस विशेष पात्र के बारे में स्वयं बताता है, ये ऐसा है, ये ऐसा करता है, इसका ये स्वभाव है, ये गुण है। यह प्रत्यक्ष विधि है। और अप्रत्यक्ष विधि वह है जिसमें वह जो पात्र है वह अन्य पात्रों के साथ संवाद करते समय या कलाप करते समय अपनी कुछ क्वालिटीज, अपने कुछ गुण दिखाता है। तो वह अप्रत्यक्ष रूप से चरित्र चित्रण का प्रकार होता है। पात्रों का चरित्र चित्रण के लिए भी कुछ क्वालिटीज, कुछ गुण होनी आवश्यक है। किसी भी उपन्यास के पात्रों का यदि हम विश्लेषण करते हैं, अगर हम उसकी आलोचना करते हैं, तो हमें पता है कि होना चाहिए कि वह पात्र अनुकूल होना चाहिए। अनुकूल का अभिप्राय यह है कि जिस समय की कथा कही गई है, जिस उद्देश्य से कही गई है, जिस समय की कही गई है, वह पात्र उस समय के अनुकूल होना चाहिए। इसके लिए कह सकते हैं कि जैसे यदि कोई कथा या उपन्यास की जो कथा वस्तु है वह हम माने कि वह गुप्तकालीन कथा है, और यदि उस गुप्तकालीन कथा को लिखते समय जो उपन्यासकार है वह आज के समय की भाषा अपने पात्रों के द्वारा प्रयुक्त करवाए तो वह अनुकूल नहीं लगेगी। या जो पात्र है उनकी सोच आज के समय के अनुकूल हो तो वह वहां पर सजीव पात्र के रूप में खड़ा नहीं होगा। इसी प्रकार से स्वाभाविकता होनी चाहिए। एक अंग्रेजी के उपन्यासकार या आलोचक हुए हैं, उन्होंने इस स्वाभाविकता के संबंध में कहा है कि उपन्यास द्वारा निर्मित पात्रों की क्रियाएं उनकी चारित्रिक विशेषताओं से उत्पन्न होनी चाहिए। पाठक कभी यह न कह सके कि अमुक पात्र ने ऐसा कभी न कहा होगा, अपितु उपन्यासकार का ध्येय यह कहलवाना होना चाहिए कि बिल्कुल ठीक, यही वह है जिसकी अपेक्षा मैं इस पात्र से करता था। मैं समझता हूँ यही सर्वोत्तम है। यदि
पात्र अपने आप में दिलचस्प है। तो स्वाभाविकता का अभिप्राय आपको समझ में आ गया होगा कि जो पात्र कार्य कर रहा है, जो कह रहा है, जो क्रियाकलाप वह कर रहा है, वह लगना चाहिए कि इस पात्र का कैरेक्टर लेखक ने प्रारंभ से अब तक जैसा स्थापित किया वैसा ही वह कार्य कर रहा है। ऐसा न लगे कि अचानक से कुछ चमत्कार हो गया और उसने ऐसा किया हो। वह लगना चाहिए कि हाँ, ये पात्र का कैरेक्टर ऐसा ही है, स्वाभाविक रूप से उसे यही करना चाहिए था। इसके अतिरिक्त पात्र और चरित्र चित्रण यथार्थवादी होना चाहिए, सजीवता होनी चाहिए उसमें। सजीवता का अभिप्राय है कि वह निर्णय पात्र स्वयं ले। ऐसा न हो कि लेखक को कथा आगे बढ़ानी है और आगे बढ़ाते बढ़ाते उसे अब यहाँ पर आकर ये निर्णय इस पात्र से करवाना है, और वह पात्र का कैरेक्टर ऐसा है कि वह निर्णय उसके द्वारा, ये वो बात उसके द्वारा न कही जाए, न कही जा सके। पात्रों का निर्णय, पात्रों का द्वारा कहा गया जो बात है वह स्वतः उस पात्र के मुख से निकलनी चाहिए, तो वह पात्र सजीव होते हैं। ऐसे चरित्र चित्रण उपन्यास को सफल बनाते हैं। अगला जो हम तत्व देखते हैं वह है कथोपकथन, जिसे हम संवाद भी कहते हैं। कथानक उपन्यास के अंतर्गत कथोपकथन का जो कार्य है वह है कथानक का विकास करना। कथा वस्तु है वह पात्रों के आपसी संवाद और डायलॉग के माध्यम से ही आगे बढ़ रहा है। इसके अतिरिक्त चरित्र चित्रण का कार्य भी उपन्यास में आए हुए कथोपकथन करते हैं। लेखक जो कहना चाह रहा है वह उपन्यास में कथोपकथन के माध्यम से ही कहता है। कोई ना कोई पात्र ऐसा होता है जो लेखक की मंशा को, या फिर वो बहुत सारे पात्रों के माध्यम से, उनके बीच की बातचीत के माध्यम से लेखक अपना मंतव्य भी पूरा करता है। तो ये 3 विशेष कार्य होते हैं जो कथोपकथन के द्वारा किए जाते हैं उपन्यास के अंतर्गत। इस संबंध में मुंशी प्रेमचंद ने कहा है कि उपन्यास में वार्तालाप जितना अधिक हो और लेखक की कलम से जितना कम लिखा जाए उतना ही सुंदर होगा। वार्तालाप केवल रस्मी नहीं होना चाहिए। रस्मी का अर्थ है कि केवल रस्म निभानी है, उस रूप में नहीं होना चाहिए, बल्कि वह वास्तविक होना चाहिए। प्रत्येक वाक्य को जो किसी पात्र के मुंह से निकले उसके मनोभावों और चरित्र पर कुछ न कुछ प्रकाश डालना चाहिए। बातचीत का स्वाभाविक, परिस्थिति के अनुकूल, सरस, सूक्ष्म होना जरूरी है, ऐसा मुंशी प्रेमचंद मानते हैं। तो ये कह के हम कथोपकथन की कुछ विशेषताएं जान सकते हैं कि कथोपकथन कैसा होना चाहिए। उपन्यास का जो अगला तत्व है वह है वातावरण। वातावरण का अभिप्राय है कि जहाँ की घटना, जहाँ की कथा वस्तु कही गई है वह परिवेश भी वैसा हो। आसपास लेखक जिन घटनाओं का जिक्र कर रहा है उस समय वह जिन जिन संवादों का वो प्रयोग करवा रहा है, जिस वेशभूषा का वह प्रयोग करवा रहा है, जिस सोच का वह उल्लेख उपन्यास में कर रहा है, वह वातावरण निर्माण में सहयोगी होता है। वातावरण का प्रयोग करके लेखक उस उपन्यास की कथा वस्तु को वास्तविकता प्रदान करता है, पात्रों को वास्तविकता प्रदान करता है, उन्हें एक सच्चाई वातावरण के अनुभव, वातावरण के चित्रण से ही प्राप्त होती है। उपन्यास का जो अगला तत्व है वह है भाषा शैली। तो भाषा शैली भी वातावरण सृजन में ही एक सहयोगी तत्व के रूप में हम देख सकते हैं। कि जैसे हम देखें कि वह जो कथा वस्तु ली गई है वह आज के समय की ली गई है, और आज के समय में वर्तमान युग में जो भाषा, जिस हिंदी का या जिस प्रकार की भाषा, लैंग्वेज का प्रयोग हम कर रहे हैं उसमें आज के समय के शब्दावली होगी। जैसे इंटरनेट के शब्दों का प्रयोग, मोबाइल जैसा शब्दों का प्रयोग, जो आज के युग में, जो आज 21वीं शताब्दी में या 20वीं शताब्दी के अंतिम चरणों में हमें प्राप्त हुए हैं, उन उपकरणों का प्रयोग होगा। अगर इसके अतिरिक्त भाषा में जो शब्द हैं वह भी
इंग्लिश से जुड़े हुए या किसी और भाषा से जुड़े हुए होंगे, और यदि आज की कहानी में, आज की कथा वस्तु में संस्कृत कालीन शब्दों का प्रयोग किया जाए जो आज व्यवहृत नहीं होते आम बोलचाल में, उनका प्रयोग यदि आज का उपन्यासकार आज के युग की घटना में करेगा तो वह उचित या रुचिकर या स्वीकार्य नहीं लगेगा। इसी प्रकार से यदि वह किसी पौराणिक कथानक को लेकर आज के युग की ही घटना का, आज के युग की ही समस्या का चित्रण कर रहा है, फिर भी वह भाषा उस समय की प्रयुक्त करेगा। संबोधन उसमें उस काल के अनुकूल होंगे, उसमें भाषा का स्तर, एक दूसरे से बातचीत करने का जो सलीका है वह उस काल के अनुकूल होगा। तो भाषा बहुत कुछ कथावस्तु को, वातावरण को स्वीकार्य बनाने में सहयोग करती है। इसी प्रकार से शैली है। शैली, प्रत्येक उपन्यासकार की एक अपनी शैली होती है, वह तो संभव है ही। इसके अतिरिक्त प्रत्येक उपन्यास की कथा है वह भी एक विशिष्ट शैली की मांग करता है। तो वह शैली के रूप में भी हम देख सकते हैं कि कुछ उपन्यास वर्णन प्रधान, कुछ विवरण प्रधान, कुछ पत्रात्मक शैली में, कुछ डायरी शैली में लिखे हुए होंगे। तो ये शैली की विशेषता भी उपन्यास का एक प्रमुख तत्व है। इसके अतिरिक्त हम देखेंगे कि उपन्यास की प्रत्येक कथा का कुछ न कुछ अंतर्निहित उद्देश्य होता है, और वह उद्देश्य क्या है? वह खोजना ही उपन्यास की समीक्षा या उपन्यास के विश्लेषण का एक प्रमुख आधार होता है। उपन्यासकार उसके माध्यम से क्या कहना चाहता है? वह किसी न किसी सत्य का प्रतिपादन करता है। वह सत्य हो सकता है उपन्यासकार की दृष्टि में या उसके दृष्टिकोण से उचित हो, और वह पाठक तक वह संप्रेषित करना चाहता हो अपने माध्यम से, अपनी कथा के माध्यम से। ये उद्देश्य खोज कर निकालना, या इस उद्देश्य की जितनी अधिक व्यापकता होगी वह उपन्यास को उतना ही अधिक सफल बनाता है। व्यापकता का अभिप्राय यह है कि वह अधिक से अधिक व्यक्तियों के द्वारा स्वीकार्य होगा वह सत्य, तो वह उपन्यास की सफलता उसके भीतर निहित करेगी, उस पर आधारित करेगी। तो विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में हमने उपन्यास के तत्वों का संक्षेप में परिचय प्राप्त किया। आगे की कक्षाओं में आपके पाठ्यक्रम में संकलित जो उपन्यास है, उन उपन्यासों की चर्चा या उनकी आलोचना हम इन 6 तत्वों के आधार पर करेंगे। संक्षेप में ही हम इस ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं। तो हम अगली कक्षा में बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास की समीक्षा करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।